नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी हो। दोस्तों आज से आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके में ही हिस्ट्री को सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों जो आज हम राजस्थान जीके की क्लास शुरुआत करने वाले, ये आपकी ग्राम सेवक के लिए दी बेस्ट है। मैंने थंबनेल में मेंशन कर रखा है। ग्राम सेवक को लेकर चलेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर चलेंगे, पटवार और रीट। इन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो आपको इन क्लास से ही देखने को मिलेगा। इतना डेप्थ में हम चीज़ों को समझने वाले हैं और बहुत ही आसान वे के अंदर चीज़ों को समझेंगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आपने पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी भी थी क्या। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लगातार आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। राजस्थान जीके की आज क्लास हो जाती है। कल से आपकी हिंदी के सब्जेक्ट की भी क्लास होगी। हिंदी की क्लास आपकी रीट में काम आएगी, पटवार में काम आएगी और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में काम आएगी। तो आज से हम शुरुआत करें राजस्थान जीके, जिसमें हिस्ट्री का हम पोर्शन सबसे पहले करेंगे। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, वन बाई वन। अजमेर के इतिहास में दोस्तों हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? चौहान वंश के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं चौहान वंश। चौहान वंश, ये रहा चौहान वंश। अब देखो दोस्तों, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा। देखो चौहान वंश के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मूल स्थान कहाँ था, यानी कहाँ के रहने वाले थे। हम कहीं नए शहर में जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि भी क्या नाम है, उसके बाद में बताते हैं कि भी तेरा जन्म स्थान कहाँ पे, कौन से गांव से है। वही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि चौहान वंश का जो मूल स्थान है वो क्या है। तो एक प्रश्न बनता है मूल स्थान को लेकर दोस्तों, प्रश्न बन सकता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मूल स्थान जो है ये सपादलक्ष का आसपास का क्षेत्र, सपादलक्ष व जांगल प्रदेश, ठीक है, जांगल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र में चौहान वंश का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा दोस्तों कि जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, बीकानेर और नागौर। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, नागौर। तो जांगल प्रदेश और सपादलक्ष के आसपास के क्षेत्र पर चौहान वंश का मूल स्थान दोस्तों यहाँ पर माना जाता है। अब चौहान वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, यानी मूल स्थान हमें पता लगे। ये जानकारी कहाँ मिलती है कि मूल स्थान ये मिलती है बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में है। तो इसकी जो जानकारी मिलती है यहाँ पे लिखें, जानकारी कहाँ मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। कहाँ पर? भीलवाड़ा। ठीक है, बिजोली शिलालेख। उस समय जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिल क्षेत्रपुर थी, अहिल क्षेत्रपुर। लेकिन वर्तमान के अंदर दोस्तों इसकी जो राजधानी है इसकी नागौर है। क्या है? राजधानी, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी की थी अहिल क्षेत्रपुर थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? नागौर है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है दोस्तों कि चौहान वंश की जो मूल स्थान है वो सपादलक्ष व जांगल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में इसकी जो जानकारी कहाँ मिलती है कि ये मूल स्थान इनका था, तो ये जानकारी दोस्तों बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अंदर हमें मिलती है। ये दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न चौहान वंश को लेकर बनता है वो बनता है इसकी उत्पत्ति को लेकर। कि किसको लेकर? इसकी उत्पत्ति को लेकर दोस्तों बनता है। उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मत है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया भी जाता है। तो सबसे पहला जो मत था चौहान वंश के बारे में वो था दोस्तों अग्निकुंड से उत्पन्न। ध्यान रखना, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताइए। पहला जो मत था दोस्तों वो क्या है? अग्निकुंड से उत्पन्न। किनको बताया है? चौहानों को बताया है। ये एरो का सिंबल लगा दिए, चौहानों को बताया है अग्निकुंड से उत्पन्न, ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए, किसने बताई है? तो ये दूसरा टाइप का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि चंद्रबरदाई ने बताई। क्या है? चंद्रबरदाई, ठीक है। अब ये चंद्रबरदाई कौन था दोस्तों? ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना क्योंकि गहराई में प्रश्न बन सकता है। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। आगे पृथ्वीराज को अजमेर के चौहान में पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? राज कवि था। दरबार में क्या था दोस्तों? कवि था। ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है चौहान वंश को किसने? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कौन था?
पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, कवि था दरबार में। अब ये बात पता लग गई कि भाई अग्निकुंड से कब किस में बताया है, बोल के बताया है, कुछ लिख के बताया है, क्या बताया, कैसे बताया, तो ध्यान रखना है। इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, किसकी, एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो देखो इसका कितना यहां से प्रश्न बनेगा। इस ग्रंथ के अंदर ये बताया है अग्निकुंड से उत्पन्न, तो यहां से कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे, सुनना मेरी बात को। देखो सिंपल तरीका प्रश्न बनेगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताई है, चंद्रबरदाई ने बताई है। सिंपल प्रश्न, थोड़ा और गहराई में जाएंगे। चंद्रबरदाई कौन था, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि था। फिर ये प्रश्न पूछ लेंगे आपसे, घुमाकर पूछेंगे कि चौहान वंश की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर किससे बताई है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो बहुत ही गहराई में प्रश्न बन लिया। तो यहां से आपको ध्यान है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था, उसके रचयिता थे कौन, चंद्रबरदाई। ठीक है, उसने अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया। एक घुमा के एक प्रश्न और पूछ लेंगे यहां से कि चौहान वंश की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर अग्निकुंड से उत्पन्न बताई है, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये प्रश्न बनेगा। तो आपको बताना चंद्रबरदाई। ठीक है, यानी एक ही प्रश्न में कई टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला मत आपको ध्यान रखना है, अग्निकुंड से उत्पन्न बताई है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। अग्नि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये कुछ इस तरह के एक यज्ञ हुआ था विशिष्ट मुनि ने आबू पर्वत के ऊपर ये किया था, जहां पर परमार प्रतिहार चालू कर चौहान व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। इस तरह की कोई मत है, बाकी रियलिटी ऐसी दोस्तों नहीं है। तो पहला मत आपको ध्यान रखना, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब देखते हैं चौहान वंश की उत्पत्ति और किस किसी ने क्या क्या कहा है। देखो एक चौहान वंश की नेक्स्ट 5 नंबर हो गए ना, ये वत्स गोत्र। वत्स गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा उत्पत्ति बताइए। वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से बताइए, क्या बताइए, इनकी उत्पत्ति बताइए। किनकी, चौहान वंश की। किसने बताई है, वत्स गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति बिजोलिया शिलालेख में बताएगी। किसने बताएगी दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में बताई गई है, बिजोलिया में बताई गई है। अब बिजोलिया की जो रचना किसने की थी, ये प्रश्न गहराई में बनता है, कई बार आरएस का क्वेश्चन बन जाता है। इसकी जो बिजोलिया की रचना किसने की थी, वो गुणभद्र ने की थी। किसने की थी, गुणभद्र ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है, गुणभद्र ने की थी बिजोलिया की रचना। तो बिजोलिया के अंदर क्या बताया है, यहाँ पर चौहानों की उत्पत्ति बताई कि ये चौहान की वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। लास्ट एक और आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर एक इतिहासकार था दोस्तों इतिहासकार था ओसापा नाम से, ओसापा नाम। इसका दोस्तों मत था ना, वो सर्व प्रचलित हुआ था। इसलिए कहा था कि पुराने समय के अंदर खाने पीने के लिए नदियों के किनारे रहते थे, इसलिए इन्हें नदियों के किनारे रहने के लिए इन्हें चाहमान बोला गया। और चाहमान बोला गया नदियों के किनारे रहने के कारण, इसलिए इनकी उत्पत्ति इतिहासकार ओसामा ने कहा है कि नदियों के किनारे रहते थे, इसलिए इन्हें चाहमान किया। चाहमान से क्या बने हैं, चौहान बने हैं। ठीक है, तो ये बताई गई है। इतिहासकार ओसापा था जिसने कहा नदियों के किनारे रहते थे, तो ये चाहमान थे, और चाहमान से क्या बना है, चौहान वंश से बना है। तो ये कुछ मत थे दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा वन लाइनर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आई होप जो चीजें मैंने समझाई आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास काफी अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी था दोस्तों, ये तो थे मत थे चौहान वंश के बारे में। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। एक आदमी था वासुदेव चौहान। कौन था, वासुदेव चौहान। रह जाएगा वासुदेव चौहान। इसने चौहान वंश की नींव डाली थी। इसने एक चौहान वंश की क्या डाली, नींव डाली। कब, 551 इसमें पहला ही प्रश्न बन सकता है कि चौहान वंश की जो नींव है वो किसने डाली, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर डाली थी। ठीक है, ये जो आदमी है इसे सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष दोस्तों कहा जाता है। सपादलक्ष के, क्योंकि सपादलक्ष के आसपास के क्षेत्र में रहते थे चौहान, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष दोस्तों कहा जाता है। आदि पुरुष कहा जाता है तथा संस्थापक भी कहा जाता है, तथा संस्थापक। ठीक है,
कहा जाता है। तो चौहान सपादलक्ष के चौहानों का या शाकंभरी के चौहानों का जो ये है संस्थापक और आदि पुरुष कहा जाता है। दोस्तों इसने सांबर झील का निर्माण करवाया, शाकंभरी माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया। याद रखना है, सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? यहां पर लिख देता हूं निर्माण, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं चलेंगे, शॉर्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। जैसे कि शॉर्ट का मतलब ये हो गया जैसे एरो बनाकर, एक तो पूरा थ्योरी लिखनी लंबी लाइन, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं पढ़ी जाती हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद रहेगा कि वासुदेव ने चौहान वंश की नींव डाली 551 ईस्वी में। इसे सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष और संस्थापक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने नींव डाल दी। इसने अपने कार्यकाल के अंदर सांभर झील का निर्माण करवाया, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और राजधानी क्या थी? तो याद रखना इसके समय राजधानी क्या थी? नागौर थी। तो ये प्रश्न भी दोस्तों बन सकता है। इतनी बात याद होगी चौहान वंश को लेकर, याद होगी। अब हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, जिसमें अजयराज, अर्णोराज, बिसलदेव और आपका पृथ्वीराज तृतीय, इन 4 के बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं अजमेर के चौहान। अब आएगा मजा। अजमेर के चौहान कंप्लीट होने वाले रणथंभौर, जालोर के पढ़ेंगे, पहले अजमेर के पढ़ते हैं। अजमेर के चौहानों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अजयराज का। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे अजयराज का। तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स यहाँ पर बनाने चाहिए। अजयराज का सबसे पहला प्रश्न अजयराज से बनता है कि ये कौन था? ये पृथ्वीराज फर्स्ट का क्या था? पुत्र था। ये क्या था? पृथ्वीराज फर्स्ट का क्या था? पुत्र था। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इसके कार्यकाल को बनता है। इसका कार्यकाल 1113 से स्टार्ट होता है और 1133 तक इसका कार्यकाल चलता है। सन अब की बार राजस्थान पुलिस में भी खूब पूछे गए हैं, तो याद रखना, आपको बड़े आराम से याद हो, सीक्वेंस से चलेंगे कि अजयराज का शासनकाल 1113 से 1133 तक चला। ठीक है, अब देखते हैं अजयराज के बारे में। अजयराज ने क्या, देखो अजयराज ने अपने इस समय 1113 के अंदर अजमेर नगर को बसाया। किसको बसाया? अजमेर नगर को बसाया और इसे ही क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बना ली। किसने बसाया? अजमेर, अजयराज ने। और अजमेर 1113 के अंदर अजमेर नगर बसाया, राजधानी किसको बनाया? अजमेर नगर को। इतनी बात होगी याद, ठीक। दूसरी बात, इसने अपने समय के अंदर चांदी के सिक्के चलाए। किसके चलाए? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के चलाए अपने कार्यकाल के दौरान। देखो उस समय सभी राजा महाराजा अपने सिक्के जो होते थे वो चलाते थे, उनके ऊपर अपनी तस्वीर वगैरह। तो इन चांदी के सिक्कों के ऊपर अपना नाम लिखवाया। किसका? अपना नाम। एक तो अजय देव या अजय दुर्म, ये नाम करके इसने लिखवाया। इसने अपनी पत्नी का नाम भी क्या किया? पत्नी का नाम भी क्या लिखवाया? सोमलेखा यहाँ पर लिखवाया। इसका पत्नी का नाम था सोमलेखा। तो ये लीजिए, सिक्कों के ऊपर सोमलेखा नाम लिखवाते। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि अजयराज ने चांदी के सिक्कों के ऊपर किसका नाम लिखवाया? पत्नी का या किसी दादे का, कोई पापा का, किसी को और दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पत्नी का नाम लिखवाया सोमलेखा। इसका पत्नी का नाम क्या था? सोमलेखा था। ठीक है, अपना नाम क्या लिखवाया? अजय देव लिखवाया। अजयराज था लेकिन अजय देव और अजय दुर्म ये नाम इसने लिखवाए। इसने एक तारागढ़ दुर्ग भी, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। तारागढ़ नहीं, अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग का भी एक निर्माण करवाया दोस्तों। अब ये अजमेर दुर्ग कई नामों से फेमस हुआ। तारागढ़, पूर्व का जिब्राल्टर में लिख देता हूं, तारागढ़ कोमा पूर्व का जिब्राल्टर, अलग अलग काम से जिब्राल्टर। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, ये लीजिए, तारागढ़, पूर्व का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी नाम से यह फेमस था। एक नाम होता गंठ बीठली, गंठ बीठली,
ये भी नाम इसका था। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि उपनाम को लेकर बन सकता है, किसको बोला जाता है? अजमेर दुर्ग को दोस्तों बोला जाता है। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक क्या तारागढ़ नाम क्यों पड़ा ये पूछा जा सकता है। तो एक था पृथ्वीराज सिसोदिया नाम से, पृथ्वीराज सिसोदिया, ध्यान करने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। जो मेवाड़ का राजा था, कहाँ का था? मेवाड़ का, मेवाड़ का राजा था, ठीक है, मेवाड़ का राजा था। ये घूमने आया कहाँ पर? अजमेर की तरफ, इस घाटी में घूमने आया, इस दुर्ग की घाटी में, अजमेर दुर्ग में घूमने आया। यहाँ पर इसकी पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था इसकी पत्नी का? इसकी जो पत्नी थी वो थी तारा। क्या नाम था? तारा। इस तारा को ये जगह बड़ी पसंद आ गई, जो घाटी थी ना, जो अजमेर दुर्ग था, ये घाटी बड़ी पसंद आ गई इसको। अब पसंद आ गई तो उस समय क्या था, पत्नी ने जो बोल दिया वो करना ही पड़ेगा। आज के टाइम भी करते हैं, आज अगर पत्नी बोल दी ना, वाइफ बोल दी ये करना तो करना ही है, वरना शाम को पता है फिर क्या होता है। तो वही चीज़ पहले भी थी, आज भी है। अब पत्नी ने बोल दिया कि भी काफ़ी पसंद है मेरे को, तो कुछ टूट फूट थी वहाँ पर, तो इसने क्या कर दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने कुछ मरम्मत का काम करवा दिया, जिसके चलते इसने कह दिया कि तेरे को पसंद है ये दुर्ग, अजमेर दुर्ग, तो आज से इसका नाम तारागढ़ हो गया। तो इस पत्नी के नाम पर ही इसने क्या बोला, इस दुर्ग को क्या कहा? तारागढ़ दुर्ग पड़ा है नाम, ठीक है। तो यहाँ से ये कहानी हमें पढ़ने को मिलती है किताबों में। तारागढ़ दुर्ग सिसोदिया के पत्नी थी उसके नाम पर पढ़ा था। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार बोलते हैं। तो इसको उड़ना राजकुमार भी बोला जाता है। तो उड़ने वाला राजकुमार कौन है भैया? पृथ्वीराज। उड़ता नहीं था लेकिन तेज धावक था ये, तो इसे तेज धावक भी बोलते हैं, तेज धावक, ठीक है। तेज दौड़ता था इसलिए इसे तेज धावक, ये उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि मेवाड़ का राजा था, जिसकी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग को तारागढ़ कहा गया। इतनी बात आपको समझ में आई। और अजय राज का जो कार्यकाल यहाँ पर ही समाप्त। दोस्तों आपने पढ़ा अजय राज को, ठीक है। इतनी बातें अजय राज के बारे में प्रश्न बनेगा दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में आता है अर्णोराज, जिसका एक प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया था कल प्रश्न परीक्षा के अंदर। अब आता है अर्णोराज। क्या आता है? अर्णोराज। पहला ही प्रश्न बनेगा इसके शासनकाल को लेकर। तो इसका शासनकाल देखो 1133, क्योंकि 33 में खत्म हो गया था अजय राज का, तो 1133 में ये संभालता है और 1133 तक, ये 1155 तक ही चलता है, ठीक है, 1155 में। अब इससे एक जुड़ा प्रश्न पूछा गया था, इसको अन्ना जी के नाम से फेमस है, आना जी के नाम से, आना जी नाम से ये फेमस है। और ये प्रश्न कल ही कांस्टेबल के एग्जाम में आ गया था, कल परसों ही, कि अन्ना जी के नाम से कौन फेमस है? अर्णोराज, ठीक है दोस्तों। अन्ना जी के नाम से फेमस है तो इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील का निर्माण भी किसने करवाया? आपको ध्यान होना चाहिए, अर्णोराज ने करवाया। कहाँ पर ये अन्ना सागर झील? अजमेर में है, ठीक है। इसने आदि वराह मंदिर का निर्माण भी कराया। आदि वराह मंदिर का निर्माण, ये मंदिर कहाँ पर दोस्तों? ये अजमेर में ही है, पुष्कर के अंदर है। तो आदि वराह मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? अर्णोराज ने कराया था। लेकिन बाद में कुछ काम पेंडिंग हो गया था, उसकी मरम्मत बाद में करवाई थी समर सिंह ने। इसका पुनः निर्माण, ये प्रश्न बन जाता है कई बार गहराई में, पुनः जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया? समर सिंह ने। मैं गहराई में पढ़ाता हूँ जहाँ तक प्रश्न बनने की संभावना होती है। और ये समर सिंह कौन था? ये महाराणा प्रताप का भाई था, महाराणा। चलिए लिख देते हैं, प्रताप का क्या था? ठीक है, थोड़ा दिखाई ना देनी चाहिए तो ध्यान कर लेना, सुन लेना, सुनते लिख लेना सुनकर। तो चलिए, अर्णोराज का शासनकाल को पता लग गया, 1133 से 1155 तक था। अन्ना जी के नाम से प्रसिद्ध थे। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, आदि वराह मंदिर का पुष्कर में निर्माण करवाया, पुनः इसका निर्माण समर सिंह ने करवाया, और महाराणा प्रताप का ये समर सिंह भाई था। ठीक है दोस्तों,
इसी अन्ना सागर झील, ये जो अन्ना सागर झील है यानी ये 1137 में इसने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1137 में बनाई थी। इसी के किनारे, इसके किनारे दोस्तों जहांगीर ने, जहांगीर नाम सुना है ना, जहांगीर ने क्या बनाया था? दौलत बाग बनवाया था। दौलत बाग, दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे अब सुभाष उद्यान का नाम कहते हैं। सुभाष उद्यान नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि अन्ना सागर झील के किनारे किसने बनाया सुभाष उद्यान या दौलत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। कहीं अर्णोराज मत लिख देना क्योंकि अजमेर में है। तो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, लेकिन इसके किनारे पर बना हुआ है दौलत बाग जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने करवाया था, जिसे आज हम वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें की थी। उसके बाद में 1155 में इसका एक पुत्र, इसका एक बेटा था जगदेव। कौन था? जगदेव। कौन था दोस्तों? जगदेव था। इसने क्या कर दी? इस जगदेव ने 1155 में हत्या कर दी। किसकी हत्या 1155 में किसने कर दी? जगदेव ने कर दी। किसकी कर दी भैया? अर्णोराज की कर दी। ठीक है, जो एरो लगा रहा हूं समझ रहे हो ना? इसलिए इसे चौहानों का पितृहंता भी दोस्तों कहते हैं। चौहानों का पितृहंता भी दोस्तों हंता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था भी अर्णोराज का कार्यकाल। उसके बाद में 1155 से 1158 तक शासनकाल जगदेव करता है, 2 साल करता है। 1155 से लेकर ये 58 तक करता है। 58 के बाद में बिसलदेव आ जाता है। ये था भी अर्णोराज के बारे में। एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। जितने प्रश्न बनते हैं RS लेवल तक वो सारे प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, 99% यहीं से प्रश्न आपको, चाहे LDC हो, हाईकोर्ट, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे ग्राम सेवक हो, यहीं से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये था भी दोस्तों, आज हम इतना ही कवर करेंगे। शुरुआत है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में, उनके मूल स्थान के बारे में पढ़ा, उसकी नींव किसने डाली ये पढ़ा। उसके बाद में हम अजमेर के चौहान पर आए, जहाँ पर हमने अजय राज की कुछ कहानियाँ अजय राज से रिलेटेड थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद में हम अर्णोराज को पढ़ लिया है। अब इसमें अजमेर के चौहानों में 2 चीज़ें और पढ़नी है। एक तो आपका बिसलदेव, जिसे बिग्रराज चतुर्थ कहते हैं, जिसका स्वर्णिम युग था, जो कल पढ़ेंगे। और उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महान योद्धा थे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये दोनों होते ही अजमेर के चौहान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास जरूर कमेंट करके बताना। पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इससे रिलेटेड जो भी PDF वगैरह होगी मैं वहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। उसी टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।